नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। सदन चलाने के लिए प्रधानमंत्री ने मांगा विपक्ष से सहयोग। वाद विवाद और संवाद को बताया संसद की आत्मा। विपक्ष ने कहा सबकी सुने सरकार। संविधान के आदर्शों का नहीं हो रहा है पालन। संसद में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान। राजनाथ सिंह ने उठाया धर्मनिरपेक्ष शब्द पर सवाल। सदन को सुचारू रूप से चलाने का कांग्रेस का ऐलान। गुलाम नबी आजाद ने कहा महंगाई और असहिष्णुता पर उठाएंगे सवाल। सुझाव मानने पर देंगे, जीएसटी पर सहमति। 1 अप्रैल 2016 से बिहार में नहीं बिकेगी शराब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूर्ण शराबबंदी का ऐलान। विपक्ष ने किया स्वागत। हफ्ते में डांस बार को देना होगा लाइसेंस। सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को निर्देश। मुख्यमंत्री बोले कानूनी विकल्पों पर कर रहे हैं विचार। आइए देखते हैं पहली खबर। आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों से सहयोग की अपील की। उन्होंने वाद विवाद संवाद को संसद की आत्मा करार दिया। असहिष्णुता समेत हर मुद्दे पर चर्चा के संकेत देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बहस के लिए संसद से बड़ा कोई मंच नहीं हो सकता। विपक्षी दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार से विपक्ष की आवाज को भी महत्व देने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र में कामकाज सुचारू रूप से चलने की उम्मीद जाहिर की। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि वाद विवाद और संवाद संसद की आत्मा है और चर्चा के लिए संसद से बड़ा कोई मंच नहीं है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि देश संसद से जो अपेक्षाएं कर रहा है उसे सभी दलों के सांसद मिलकर पूरा करेंगे। वाद हो, विवाद हो, संवाद हो, यही संसद की आत्मा है। बाकी कामों के लिए तो पूरा देश का मैदान अवेलेबल है और मुझे खुशी हुई कि सभी दलों ने वाद विवाद और संवाद के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। असहिष्णुता पर छिड़ी बहस के बीच प्रधानमंत्री का ये बयान आया है। मौजूदा सत्र में विपक्षी दल के नेता असहिष्णुता के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। जो लोग इसके जवाबदेह हैं देश का वातावरण दूषित करने के लिए, उन लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री जवाब दें, सबका मानना है और डिबेट मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से हो जाए और इसको हम एक दूसरे के विचारों को कम से कम सदन में टॉलरेट कर लें। विरोधी दलों का मानना है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और इसके लिए सरकार को विपक्ष के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा। जो अहम मुद्दे हैं उसको जरूर सुनना चाहिए। बाकी जहां तक रहा सवाल कि पार्लियामेंट चलनी चाहिए, इस बात के लिए सभी सहमत है। There can be dissenting positions, voices, and the parties in power, the people holding power, they must understand this. गुरुवार से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 20 बैठकें होनी हैं। मौजूदा सत्र के एजेंडे में 38 विधायी कामकाज शामिल हैं, जिसमें 7 नए विधेयक शामिल हैं। इनमें अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से जुड़ा जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक और रियल एस्टेट विनियामक बिल सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही 3 अध्यादेश की जगह लाए जाने वाले विधेयक भी शामिल हैं। रविंद्र शोराण के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता जेवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ हैं। जेवीएल, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वाद विवाद और संवाद। वाद विवाद तो हमने पिछली बार भी देखा था, लेकिन संवाद जो है उसकी शुरुआत क्या होगी इस बार, ये उम्मीद दिखती है? कविंद्र जी, संवाद भी सभी पार्टियों से हो रहा है और सलाह मशवरा सभी पार्टियों के साथ करके ही आगे बढ़ रही है सरकार। कल ऑल पार्टी मीटिंग जो हुआ था उसमें भी सभी पार्टियों के साथ चर्चा हुआ। तो इसलिए मैं समझता हूं सरकार की जो सोच है और प्रधानमंत्री, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
किस प्रकार की उनकी आस्था है संसद को लेकर। वो जिस दिन पहली बार संसद के स्टेप्स पर उन्होंने अपने पैर रखे, उसी दिन उन्होंने बताया, पूरे देश को उन्होंने अवगत कराया। और आज जो माहौल, आज सभी पार्टियों के नेताओं का भी शुक्रिया अदा किया प्रधानमंत्री जी ने। सबके साथ मिलकर एक अच्छे माहौल में हम वाद विवाद और संवाद करें, इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी एक पहल किया है। और जिस प्रकार आज चर्चाएं हुई सदन में, यह भी एक होप, प्रधानमंत्री जी ने अपना होप भी जताया और उसका अपनी परिभाषा भी समझाया। जिस प्रकार होप का मतलब सबसे बड़ी परेशानी होती है कि पिछले सत्र में विपक्ष का यह आरोप था कि सरकार हमसे चाहती है सहयोग, लेकिन उसके बदले में वो हमारी बातों को तवज्जो नहीं देती है, उनके जो तमाम मैं कहूं कि सुझाव थे उनको समाहित नहीं करती है। क्या यहां पर भी आपकी सरकार 2 कदम आगे बढ़ती हुई दिखेगी? कविन जी, ये एक विपक्षी दलों का एक आरोप था। मैं इस आरोप को सही नहीं मानता हूं। सरकार पिछले बार भी हर विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार थी। एक नोटिस कांग्रेस की तरफ से जो दिया गया राज्यसभा में, उस पर तुरंत बहस शुरू करने के लिए सरकार तैयार थी। फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज को कुछ जो विषय उठाए गए उस पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार थे। कहीं ना कहीं हमें लगा कि विपक्षी दल किसी प्रकार की रुकावट पैदा करने में उनको लगा सही होगा। तो कहीं ना, ये तो बीती हुई बात है। तो अभी जो सदन चल रहा है, जो सत्र चल रहा है, सुचारू रूप से इसको कैसे चलाए, इसको लेकर सरकार के प्रति, सरकार के तरफ से, खासकर प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल हुआ। मैं उम्मीद करता हूं ये जिस प्रकार आज सदन चला, वैसे ही पूरे सेशन एक प्रोडक्टिव सेशन के रूप में देखा जाएगा। और जीवल, क्योंकि असल परीक्षा जो शुरू होगी वो सोमवार से शुरू होगी, जब बड़े मुद्दों पर चर्चा मैं कहूं शुरू होगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि जीएसटी जो आप लोगों का इस वक्त सबसे बड़ा लक्ष्य है इसे पास कराने को लेकर, और उसको लेकर कांग्रेस ने सीधे कहा है कि अगर सरकार उनके सुझावों को अपने एजेंडे में शामिल करेगी, यानी कि मानेगी, तो वो उस पर सहमति देने को तैयार होंगे। अब देखिए कविन जी, तो जो मेन आज 2 दिन का जो है वो स्पेशल डिस्कशन था, स्पेशल सेशन था, लेकिन सरकार अपनी तरफ से एक खुले मन से एक हर विषय पर जो जिस प्रकार की विषय पूरे देश भर में एक बड़े विषय के रूप में चर्चा किया गया, असहिष्णुता को लेकर, उस पे सरकार की अपनी क्या राय है, अलग अलग समय पर सरकार की तरफ से आपको सुनने को मिला है। लेकिन सरकार अपनी पक्ष रखने के लिए तैयार है और विपक्ष भी अपनी बात रखे, और संसद से बेहतर और बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हर विषय पर चर्चा हो सकता है, हर विषय को सुलझा जा सकता है सदन की फ्लोर पर। यही प्रधानमंत्री जी ने उम्मीद जताई। हमें पूरी उम्मीद है कि इस प्रकार की चर्चा होगी। जीएसटी को लेकर चर्चा सभी पार्टियों के साथ, खासकर कांग्रेस पार्टी से कई दिनों से चल रही है। कल वित्त मंत्री जी ने कहा था, हर स्तर पे कई नेताओं से, कांग्रेस नेताओं से बातचीत हुआ है, एक खुले मन से और एक उम्मीद से पार्टी आगे बढ़ रही है, सरकार आगे बढ़ रही है। हमें पूरी उम्मीद है जीएसटी बिल इसी सेशन में राज्यसभा में और एक पूरे पार्लियामेंट की ओर से क्लियर हो जाएगा। चलिए जीवेल, उम्मीद यही करते हैं कि दोनों ही पक्ष, सत्ता और विपक्ष, लचीला रुख अख्तियार करेंगे और तमाम जो अहम बिल है उनको मिलकर पास करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। तुर्की ने गिराया रूस का लड़ाकू विमान। मध्य पूर्व में राजनीतिक घमासान। नाटो अमेरिका ने लिया तुर्की का पक्ष। मुश्किल में फंसी अवाम की जान। देखिए विशेष, मध्य पूर्व में गहराता संकट, शाम 7:30 बजे।
सत्र के पहले दिन पहले संविधान दिवस पर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को याद किया गया और इस मौके पर संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर लोकसभा में बहस हुई। सरकार की तरफ से गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी शुरुआत की तो विपक्ष की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पहली वक्ता थी। माननीय राजनाथ सिंह जी। सरकार की तरफ से संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर बोलते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने 42वें संशोधन को गैर जरूरी बताया। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ने को प्रस्तावना की मूल भावना के खिलाफ करार दिया। राजनाथ सिंह ने धर्मनिरपेक्ष शब्द के राजनीतिक दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। संविधान निर्माताओं की यह मंशा थी कि प्रियम्बल जो भारत के संविधान की आत्मा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, एक ऐसी उनकी सोच थी। और उस सोच के बावजूद 42वें संशोधन के माध्यम से इसमें परिवर्तन किया गया। मैं यह मानता हूं कि सोशलिस्ट और सेकुलर यह शब्द यदि आवश्यक रहा होता तो निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के प्रियम्बल में उसी समय सोशलिस्ट और सेकुलर इन शब्दों का जो है प्रयोग किया होता। सेकुलर शब्द का जहां तक है, यह आज मैं कह सकता हूं कि आज की राजनीति में सर्वाधिक दुरुपयोग यदि किसी शब्द का हो रहा है तो सेकुलर शब्द का सर्वाधिक दुरुपयोग है। विपक्ष की तरफ से बहस में सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बोली। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान का स्वाधीनता संग्राम से अटूट नाता है और इस तरह से संविधान का इतिहास कांग्रेस से जुड़ जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ दिनों में संविधान के मूल सिद्धांतों पर हमला हुआ है। स्वयं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इशारा किया था कि अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तौर तरीकों का कोई विकल्प नहीं हो सकता। आज एक खुशी का दिन है, लेकिन दुख का भी है। दुख इसीलिए है कि संविधान के जिन आदर्शों और सिद्धांतों ने हमें दशकों से प्रेरित किया है, आज उन पर खतरा मंडरा रहा है। संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर हुई बहस मौजूदा राजनीतिक पृष्ठभूमि में हुई। इस बहस में सामाजिक न्याय, आर्थिक बराबरी और कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई, लेकिन बहस में असहनशीलता का मुद्दा ही छाया रहा। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में संविधान के प्रति प्रतिबद्धताओं पर चर्चा में कई दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया और अपने अपने विचार रखे। थैंक यू मैडम स्पीकर। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान AIADM के सांसद P. वेणुगोपाल ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद किया। वहीं TMC ने एकजुट होकर संविधान की रक्षा की बात कही। डॉक्टर अम्बेडकर इज डिजर्व टू बी कॉल्ड द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी मस्ट बी यूनाइटेड एंड ट्राई दैट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम बी प्रोटेक्टेड। It should not be allowed to be killed. The contribution of Dr. Ambedkar in Indian democracy is not to be forgotten. We must not give undue importance to certain things which are not mandatory but mere suggested principles in our constitution. Requesting all the honorable members of this august house to revisit our commitment to constitution to ensure a bright and prosperous life to all the people of our nation. With this I conclude, madam. Thank you, madam. BJD सांसद तथागत सतपथी ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए आपसी सहयोग जरूरी है। TDP सांसद राम मोहन नायडू, शिवसेना सांसद आनंद राव अडसुल और TRS सांसद AP जितेंद्र रेड्डी ने भी अपने विचार रखे। We have a very long way to give justice to every single individual Indian. We are far, far away from giving a fair deal to our citizens. It will take lot of energy, lot of sincerity, lot of honesty and lot of love for this country to reach out to every single individual. It is not yet time for us to be smug and claim that we are a world power. 60 साल में खड़गे जी 55 साल से ज्यादा आपकी सरकारें रही। जो देश में सागर संपत्ति है, जो देश में जंगल संपत्ति है, जो देश में खनिज संपत्ति है, जो देश में मनुष्य संपत्ति है, तो भी हमारा देश विकसित क्यों नहीं हुआ? इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कौन है? The vision which
Dr. Ambedkar ji has done the constitution, we have to keep it ahead. And it lies in the leaders today, it lies in all the elected representatives today, along with the people of this country, that the spirit of this constitution is upheld, and the respect that we get not only from within the country but from the countries across the world, that we are one of the best and the biggest democracies in the world, and we have every duty and responsibility to take this good step forward. सीपीएम और लोक जनशक्ति पार्टी ने भी बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने पर जोर दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवनी के पढ़ने के बाद, और खास करके वो व्यक्ति जो डाउन ट्रोडन परिवार में पैदा लिया है, आज तो कुछ सुधार हो गए हैं, कुछ विकास हो गए हैं, लेकिन उस समय में जो हालत थी वो हम लोग के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। Of course, we should not forget the spirit of this constitution is not only the brain or the contribution of these few people, also that has the legacy of the freedom struggle. वो उस आइडियोलॉजी को कभी आप नहीं भूल सकते, लेकिन उस आइडियोलॉजी को मजबूत करने के लिए ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में एक मजबूत संविधान इस देश में बना। दिन भर चली चर्चा में कई और दलों के सांसदों ने भी अपनी बात रखी। संविधान पर यह चर्चा शुक्रवार को भी जारी रहेगी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि कांग्रेस सदन में महंगाई और असहिष्णुता का मुद्दा उठाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसद को सुचारू रूप से चलाने में सरकार की मदद करेगी। उनसे बात की हमारी संवाददाता कृति मिश्रा ने। हमारे साथ हैं राज्यसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री गुलाम नबी आजाद जी। वेलकम टू राज्यसभा टीवी। सर, आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि डिबेट और डिस्कशन के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है पार्लियामेंट। किस तरह से देखते हैं कांग्रेस पार्टी स्टेटमेंट को? हमारी कुछ मांगे हैं और वो मांगे हमारी व्यक्तिगत मांगे नहीं है, देश के हित की मांगे हैं। यदि अगर उन पे चर्चा होगी तो हमें पूरा सदन चलाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। पिछली बार हमने देखा जिस तरह से मॉनसून सेशन पूरी तरह से वॉश आउट हो गया था, इस बार क्या फेट होने वाली विंटर सेशन की? नहीं, इस दफा तो सेशन बराबर चलेगा और जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि सेशन चले या न चले ये विपक्ष पर निर्भर नहीं है, ये तो सरकार पर निर्भर है। जीएसटी पर सबका ध्यान केंद्रित है, क्या स्टैंड रहेगा कांग्रेस का जीएसटी पर? हमारी अमेंडमेंट्स आप पूरी करो, गिव एंड टेक करो और हमें कोई आपत्ति नहीं होगी जीएसटी को पास करने में। कोई खास ऐसा मुद्दा जो कांग्रेस पार्टी इस बार विंटर सेशन में उठाने वाली है? सब्जी की महंगाई, दालों की महंगाई, अंडे की महंगाई, अलग अलग समुदायों के बीच में जो तनाव पैदा हो गया है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, देश के हित का मुद्दा है, उस पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा की कार्यवाही मौजूदा सांसद खेको झिमोमी के सम्मान में दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। झिमोमी का गुरुवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से एम्स में निधन हो गया था। राज्यसभा में 3 पूर्व सदस्यों राम कापसे, रुद्र प्रताप सिंह और एन राजेंद्रन को भी श्रद्धांजलि दी गई, जिनका पिछले दिनों निधन हो गया था। शीतकालीन सत्र के पहले दिन कार्यवाही शुरू होने पर सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने मौजूदा राज्यसभा सांसद खेकीहो झिमोमी के निधन की सूचना दी। 69 साल के झिमोमी बीते कुछ दिनों से एम्स में भर्ती थे। सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि झिमोमी के निधन से देश ने एक बेहतरीन सांसद, योग्य प्रशासक और समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता को खो दिया है। Shri Zimomi was an active social worker who strived for the upliftment of the weaker and downtrodden sections of society. Represented the state of Nagaland in this house for 2 terms, from July 2008 to April 2010 and from April 2010 till his sad demise. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने एम्स जाकर भी झिमोमी को श्रद्धांजलि दी। नागालैंड पीपल्स फ्रंट के खेकीहो झिमोमी ने उच्च सदन में नागालैंड का 2 बार प्रतिनिधित्व किया। पहली बार वो जुलाई 2008 से अप्रैल 2010 तक राज्यसभा सांसद रहे। वो दूसरी बार अप्रैल 2010 से राज्यसभा के सांसद बने। वो नागालैंड विधानसभा के लिए भी 3 बार निर्वाचित हुए।
पहली बार 1989 में विधानसभा के लिए चुने गए। उस दौरान उन्होंने राज्य में बतौर कैबिनेट मंत्री के तौर पर भी काम किया। झिमोमी ने अपना राजनीतिक करियर छात्र नेता के तौर पर शुरू किया। वे नागालैंड स्टूडेंट्स फेडरेशन के संस्थापक सदस्य थे। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बिहार में अब शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद हो जाएगी। 1 अप्रैल 2016 से प्रदेश में शराब नहीं बेची जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इस बात की घोषणा की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले अपने बड़े वादों में से एक को पूरा करने का आज ऐलान किया। नीतीश ने 1 अप्रैल 2016 से बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी लागू करने की घोषणा की है। सिर्फ हम शराबबंदी लागू कर दें और वो बंद हो गया, शराबबंदी भी लागू करना पड़ेगा और शराब के खिलाफ अभियान भी चलाते रहना पड़ेगा। ये दोनों के संयुक्त प्रयास से हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने इस कदम का स्वागत किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि नीतीश के शासनकाल में ही शराब की दुकानों में इजाफा हुआ था। लोक जनशक्ति पार्टी विपक्ष होने के नाते पूरी तरीके से उनके इस कदम का, उनके इस प्रस्ताव का स्वागत करती है। नीतीश जी के शासनकाल में ही ये परंपरा शुरू हुई थी। हर नुक्कड़, हर चौराहे पर हम लोगों ने देखा था शराब की दुकानें खुलती आ रही हैं। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह भी इस पर तंज कसने से पीछे नहीं रहे। नीतीश कुमार जी लालू जी से पूछ लिए हैं, पहले नीतीश कुमार जी ये बता दें, क्योंकि सरकार, मुख्यमंत्री जरूर नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन सरकार तो लालू जी चला रहे हैं। बेहतर हो कि ये घोषणा लालू जी करें, तब समझ में आएगी लोग। चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने महिला मतदाताओं से कई बार अपना ये वादा दोहराया था। उन्होंने वादा किया था कि अगर वो दोबारा सत्ता में आते हैं तो बिहार को शराब मुक्त कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। ओपी शर्मा पर आम आदमी पार्टी के विधायक अलका लांबा के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ओपी शर्मा की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी हुई है। उधर बीजेपी के विधायक इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। 2 दिन पहले विधानसभा में रैन बसेरे पर हुई चर्चा के दौरान अलका लांबा और ओपी शर्मा के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। इसके बाद स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए ओपी शर्मा को 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया था। मुझे लगता है इनको अपनी नींद से जगाना जरूरी है और वो नींद से जगेंगे तब जब एक फैसला ले लिया जाएगा कि उन्हें जेल भेजा जा रहा है और उनकी सदस्यता रद्द की जा रही है इस विधानसभा से। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तैसी, जैसी इनकी मानसिकता है उसी प्रकार के अर्थ निकालकर ये लोग बवाल मचाकर लोगों का ध्यान मुद्दों से हटाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार को लेकर महाराष्ट्र को निर्देश दिए हैं। अपने निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर डांस बार के लाइसेंस देने पर निर्णय लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस पर नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है। लाइसेंस मिलने में हो रही देरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डांस बार एक सम्मानित पेशा है। याचिका में कहा गया है कि डांस बार खोलने के लिए 60 अर्जियां महाराष्ट्र सरकार को दी गई हैं, जिन पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर आपने उसके ऊपर सुनवाई करके, और कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो आपके डायरेक्शन है स्ट्रिक्टली फॉलो करो। जो आपको लाइसेंस इशू करने हैं, लाइसेंस होल्डर्स ने जो एप्लीकेशन किया है कि हमें फिर से री लाइसेंस दिया जाए, उसके ऊपर कोर्ट ने कहा है कि 2 हफ्ते में आप उसका जो सबमिशन है कोर्ट में करिए। महाराष्ट्र सरकार इस मामले में कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। नए सिरे से कानून लाने की आवश्यकता होगी तो वो भी लाया जाएगा और हम ये प्रयास करेंगे कि एक और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान हो। वहीं दूसरी ओर जिस डांस बार को पूरे महाराष्ट्र ने नकारा है और महाराष्ट्र के दोनों सभागृहों ने जिसको एक मत से कानून तैयार करके बंद किया है, वो शुरू न हो, ये मूलतः हमारा मत है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार पर लगी पाबंदी हटा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि प्रतिबंध से जीवन यापन के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। करीब 2 हफ्ते के बाद आज चेन्नई में स्कूल कॉलेज खुले। हालांकि अभी भी चेन्नई के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। केंद्रीय टीम ने आज मुख्यमंत्री जयललिता से मुलाकात कर राज्य का जायजा लिया है और जयललिता ने केंद्रीय टीम से गंभीरता से नुकसान का आकलन करने की अपील करते हुए इस पर जल्द रिपोर्ट सौंपने की भी मांग की है। तो इस बुलेटिन में भी इतना ही।
नमस्कार।